हेलो एवरीवन, मैं कमल किशोर जैन आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ अपने इंग्लिश विद जैन शाह यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसमें अपने चल रही है जैन शाह इंग्लिश ग्रामर सीरीज और उसके अंदर चल रहा है अपना टेंस। और टेंस के अंदर अपन 3 टेंसों को पूरा कर चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट का चौथा और आखिरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मेरे हिसाब से आपने पार्ट ऑफ स्पीच के सारे वीडियो लेक्चर्स और पिछले तीनों टेंस पढ़ लिए होंगे। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगा कि पहले आप उन वीडियो लेक्चर्स को देखिए। चलिए अब अपन शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस नाम को समझेंगे तो पता चलेगा कि ये टेंस आखिर है क्या। प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में, और प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा टेंस था? जो काम भूतकाल में हो गया लेकिन उसका परिणाम जो है उस वाक्य बोलते समय वर्तमान समय में भी था। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हो गया काम भूतकाल में हुआ, उसका परिणाम अभी है। और कंटिन्यूअस का मतलब जारी रहेगा भविष्य में, और वो आने वाले भविष्य में वो काम क्या रहेगा? जारी। यानी ये क्या कर रहा है? तीनों टेंसों को बता रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा पहला टेंस है जो एक ही वाक्य में तीनों टेंसों को, तीनों काल को प्रदर्शित कर देता है। जैसे देखिए, अब हम बात करते हैं पहचान की कि हिंदी में कोई वाक्य लिखा हुआ है, अपन कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। देखिए, प्रेजेंट का पहचानने के लिए तो सिंपल सी चीज है कि वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए? है। और कंटिन्यूअस का होने के लिए आपको मालूम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की देखी थी पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। अब पहचान करनी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो ध्यान रखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वाक्य के बीच में क्या दिया हुआ होगा? समय से। यानी हिंदी वाक्यों के अंत में समय से, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये शब्द है, तो वो कौन से टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। यहाँ पर राधा नाच रही है, राधा नाच रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और अब मैं बोलूं राधा सुबह से नाच रही है, तो समय से हो गया। राधा 10 बजे से नाच रही है, समय से हो गया। राधा 10 मिनट से नाच रही है, ये भी समय से हो गया। राधा थोड़ी देर से नाच रही है, यानी कुछ समय से नाच रही है। तो ये सब टेंस के कौन से टेंस के वाक्य हो गए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें क्या था? समय से, और वाक्य के अंत में क्या था? रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को हिंदी में पहचान समझ में आ गई होगी, अगर किसी वाक्य को समझ में है तो, समझना है तो। अब अपन बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है, इस टेंस का यूज कहाँ किया जाता है। तो मैं पहले ही वाक्य के अर्थ में बता चुका हूं, वापस देख लीजिए। टू एक्सप्रेस व्यक्त करना, एन एक्शन एक कार्य को, दैट जो स्टार्टेड शुरू हुआ था, हैपनिंग घटित होना, इन द पास्ट यानी भूतकाल में एक ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ था। स्टिल गोइंग ऑन, स्टिल यानी अभी भी, गोइंग ऑन यानी चल रहा है, जारी है, इन द प्रेजेंट वर्तमान में, और वो काम वर्तमान में भी जारी है। एंड और प्रोबेबली संभवतः बी गोइंग ऑन चलता रहेगा, इन नियर बाई फ्यूचर नजदीक के, निकट के भविष्य के अंदर भी वो चलता रहेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो तीनों काल को एक ही वाक्य में प्रदर्शित कर देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं 1 जुलाई से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। मैं 1 जुलाई से, या ऐसा बोलिए मैं 1 जुलाई से ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो 1 जुलाई बीत गई यानी भूतकाल को दर्शा दिया, पढ़ा रहा हूं तो वर्तमान में है, और आगे भी पढ़ाता रहूंगा। ये वाक्य प्रदर्शित कर रहा है कि 1 जुलाई से पढ़ा रहा हूं, मतलब अभी पढ़ा ही रहा हूं। भूतकाल को भी बता दिया, प्रेजेंट को भी बता दिया, और आगे भी पढ़ाता रहूंगा। इसको भी ये क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और किस लिए उपयोग में लिया जाता है।
एडवर्बियल्स। अब एडवर्बियल्स के नाम पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं। इसके अंदर आप लोग दो चीज़ों का ध्यान रखें, सिंस और फॉर। ये किसके साथ लगता है? टाइम से पहले। यानी जब किसी वाक्य के अंदर लिखा हो समय से, कोई भी वाक्य हो और उस वाक्य के बीच में लिखा हो समय से, यानी 2 दिन से, 4 दिन से, 1990 से, कुछ दिनों पहले से, यानी कुछ भी समय से लिखा हो, तो उसमें समय से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? सिंस और फॉर का। अब सिंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, फॉर का कहाँ किया जाता है, वो मैं आपको अगली स्लाइड में सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ पूरा समझाने वाला हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। तो आप लोगों के दिमाग में होगा क्या इनकी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आती है एग्जाम्स में? तो बिल्कुल आती है। मैं आपको किस प्रकार की फिल इन द ब्लैंक्स इस टेंस की आती है वो भी आगे एग्जाम्पल्स के साथ बताने वाला हूँ। तो अपन अगली स्लाइड में चलते हैं, जहाँ पर अपन सारी चीजें जो है सिंस, फॉर, वर्ब्स और स्ट्रक्चर को अपन देख लेते हैं। इस फॉर्मेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की, यानी नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले आपको मालूम है अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, यानी डूअर से शुरू होता है, जो कार्य करने वाला होता है उससे शुरू होता है। और सब्जेक्ट के बाद में किसी भी टेंस में आती है तो वो होती है वर्ब। क्या होती है? वर्ब। तो हम किसी भी टेंस में जब वर्ब की बात करते हैं तो ध्यान रखें हम कितने प्रकार की वर्ब की बात करते हैं? 2। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। इस चीज को ध्यान में रखें। जब भी किसी टेंस में वर्ब लगानी है तो आप समझिए हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है और मेन वर्ब का प्रयोग भी करना है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और उसके बाद में मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किस सेंटेंस की बात कर रहे हैं अपन? अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस की तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद में बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब में सबसे पहले लगेगी हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर इस टेंस के अंदर 2 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है। एक होता है हैज बीन। क्या होता है? हैज बीन। और एक होती है हैव बीन। एक हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और एक हेल्पिंग वर्ब होती है हैव बीन। तो हैज बीन का जो प्रयोग है, अब मैं आप लोगों को बता दूं हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जो एक वचन कर्ता होते हैं, उनके साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। या तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट बोल लीजिए या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आप लोगों को ये चीज समझ में पहले के टेंसों में आ गई होगी कि ये चीजें क्या होती है। और जो हैव बीन है उसका उपयोग किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ। इस चीज को ध्यान में रखें। तो मेरे हिसाब से आपको हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। तो सिखा चुका हूं जिस टेंस के नाम में कंटिन्यूअस आ जाए उसमें कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी पास्ट पार्टिसिपल वाली मेन वर्ब का उपयोग किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा? हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में खाली जगह छोड़िए, यानी मैंने आपको पहले भी समझाया था एक वाक्य के अंदर 2 वर्ब आ सकती है, 2 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। तो समझाया हुआ है जब 2 ऑब्जेक्ट आ जाए किसी वाक्य में तो सजीव को पहले लिख दो और निर्जीव वाले को तुरंत बाद में, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट आने पर हमेशा एक सजीव ऑब्जेक्ट होता है और एक निर्जीव। और किसी के अंदर 2 वर्बें आ गई, 2 क्रियात्मक वर्बें, मेन वर्ब। तो जो मेन वर्ब होगी जो अंत वाली होगी वो पहले आ जाएगी टेंस के हिसाब से। इसमें आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और जो दूसरी वर्ब होगी उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर वर्ब के अंदर पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा। तो उस नॉन फाइनाइट वर्ब को क्या कर देंगे? टू के साथ जोड़ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और ज्यादा कुछ भी नहीं है। और वाक्य के अंत में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो टाइम से पहले क्या आएगा? सिंस या फॉर।
अगर आप लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन पहला अफर्मेटिव समझ में आ गया है तो मैं आपको यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ महत्वपूर्ण जो इस टेंस की है वो समझा देता हूँ कि सिंस और फॉर का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, यानी किस समय के साथ सिंस आएगा और किस समय के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस समय के साथ किया जाता है और किस समय फॉर का किया जाता है, तो मैं यहाँ पर आपको पूरा समझाने वाला हूँ, इसको ध्यान से समझें। सिंस को समझे पहले आराम से देखना। पॉइंट ऑफ टाइम, यानी अगर आपको कोई निश्चित समय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, निश्चित समय, तो उससे पहले क्या आएगा, सिंस आएगा। क्या आएगा, सिंस आएगा। और अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, टाइम की अवधि दी हुई है, कोई समय न देकर समय की अवधि दी है, तो क्या आएगा, फॉर। जैसे मैं बोलूँ 2 बजे, तो एक समय निश्चित समय, तो इसके आगे क्या आएगा, सिंस 2 o'clock। लेकिन मैं बोलूँ 2 घंटे, तो ये तो समय की अवधि हुई ना, तो क्या आएगा, फॉर 2 hours, 2 घंटे से। और 2 बजे से सिंस 2 o'clock, तो ये समझ में आया ना पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। अब देखिए सिंस किस किस के आगे प्रयोग होता है। एक तो कैलेंडर के हिसाब से देखो, आराम से समझो। डेज, जो 7 दिनों के नाम है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखे हैं, केवल ध्यान रखना। उनके आगे क्या आता है, डेज। दिन से पहले क्या आता है, सिंस। डेट्स यानी तारीख, यहाँ से याद करते रहना, तारीख से पहले किसका प्रयोग होता है, सिंस का। ईयर्स, अगर कोई साल लिखा हुआ है, तो अगर लिखा हुआ है 2 सालों से तो आएगा फॉर, क्योंकि वो अवधि हो गई। लेकिन लिखा हुआ है 2011 से, 2010 से, तो क्या आएगा, उसके आगे सिंस। ओकेजन्स यानी अवसर, त्योहार, जैसे होली, दिवाली, तो होली से, दिवाली से, तो क्या आएगा, सिंस। लेकिन ऐसा लिखा हो कुछ महीनों कुछ महीनों से, तो वो तो अवधि होगी, तो उसके आगे क्या आएगा, फॉर। क्लॉक यानी घड़ी में कुछ समय बजाओ, 7 बजे, 8 बजे से, ठीक है ना, 7 बजे से, समय से बात हो रही है, तो उसके आगे क्या आएगा, सिंस। स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन की अवस्था, जैसे बर्थ यानी जन्म से, सिंस बर्थ। चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। अडोलेसेंस यानी किशोरावस्था से, सिंस अडोलेसेंस। समझ में आ रहा है ना। पार्ट ऑफ ईच डे, प्रत्येक दिन का कोई भाग है, जैसे मॉर्निंग, सुबह, लास्ट नाइट यानी पिछली रात। लास्ट नाइट से पहले क्या आता है, सिंस। नून यानी दोपहर से, तो इनके आगे क्या आता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको सिंस को समझने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। एक मैं बता दूं, सिंस द बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब क्या आता है, शुरुआत। तो शुरुआत से पहले भी क्या आता है, सिंस। जैसे सिंस द बिगिनिंग, ध्यान रखें, बिगिनिंग से पहले भी क्या आता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, मैं इसको यहां पर मिटा देता हूं, आपने सुन लिया होगा। अब देख लेते हैं फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग कहां किया जाता है, तो फॉर का प्रयोग किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय की अवधि के लिए। अगर आपको सिंस समझ में आ गया है तो सिंस के अलावा कुछ भी है तो उसके आगे क्या आएगा, फॉर। जैसे फॉर 2 hours, 2 घंटे से। एग्जांपल्स लिखें, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से अवधि है। फॉर 5 days, 5 दिनों से। फॉर लास्ट 2 months, पिछले 2 महीनों से। फॉर 10 years, 10 सालों से। फॉर सम टाइम, कुछ समय से। फॉर सम डे, कुछ दिनों से। फॉर सम ईयर्स, कुछ वर्षों से। फॉर सम आवर्स, कुछ घंटों से। समझ में आ रहा है ना। तो जो समय की अवधि होगी, इनके अलावा भी कुछ भी हो सकता है। जो समय की अवधि होगी उसके आगे क्या आएगा, फॉर। जो निश्चित समय होगा उसके आगे क्या आएगा, सिंस। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे हिसाब से आपको सिंस और फॉर समझ में आ गया होगा। इसको एक बार ध्यान से वापस पढ़ लेना, लिख लेना, ये बहुत आसान है। एक शब्द में बोलना होता है तो बोलना पड़ता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी समय, निश्चित समय दिया हो तो सिंस। फॉर के लिए पीरियड ऑफ टाइम, कोई समय की अवधि दी हुई है तो फॉर। और विस्तार से जानना है तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप लोग ध्यान से देख लेना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। अब आगे देखिए,
नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव के लिए आप लोगों को मालूम है कि क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन, हैव बीन। तो जब किसी टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के दो टुकड़े हो, जैसे टुकड़ों में ना ये हैज बीन, हैव बीन, आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे तो वहाँ आएगा सेल, हैव बीन, विल हैव बीन, तीन तीन भाग हैं। तो हमेशा ध्यान रखें जब हेल्पिंग वर्ब के एक से ज्यादा भाग होने लग जाए टुकड़ों में जब हो, तो हमेशा ध्यान रखना नॉट का प्रयोग हमेशा पहले भाग के तुरंत बाद होता है। तो इसका पहला भाग कौन सा है, हैज, तो नॉट का आएगा हैज नॉट, हैव नॉट, यानी दोनों के बीच में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पर नॉट का लगेगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लग जाएगा, आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में खाली जगह छोड़िए, कुछ और है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरी वर्ब है, तो बताया हुआ है, समझाया हुआ है कैसे लगता है, प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर भी आप लोगों को समझा दिया है। इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव अब आप लोगों को मालूम है किससे शुरू हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब से। तो अब पूरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ध्यान रखना पहला भाग ही आएगा हैज और हैव, और बीन कहाँ रह जाएगा, पीछे सब्जेक्ट के बाद में। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा दीजिए, नॉट। समझ में आ रहा है ना, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, अगर नहीं है तो क्या आ जाएगा, बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह वो सेम। तो मेरे हिसाब से आप लोग अगर पिछले टेंसों से पढ़ते आ रहे हैं तो स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग प्रत्येक टेंस के एग्जाम्पल खुद से थोड़ा बना के करिए। मैं यहाँ पर क्या है, सीमित एग्जाम्पल्स कराता हूँ, ठीक है ना, एक वीडियो लेक्चर के अंदर 10-15 हाईएस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम्पल खुद से करिए, नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो हम अगले ही स्लाइड के अंदर एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, सिंस फॉर समझ में आ गया होगा। तो अपन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हैं, इनको करते हैं। अगर आप लोगों ने इन 6 खाली जगहों को समझ लिया तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की फिल इन द ब्लैंक्स करने में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी, ये ध्यान रखें। चलो देखें, माई ब्रदर कुक फॉर 2 hours, फॉर प्लस टाइम। यहाँ पर अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखें सिंस या फॉर प्लस टाइम आया है तो माई ब्रदर के साथ हैज बीन और हैव बीन में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, आप लोग बताइए क्या आएगी, हैज बीन, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, और कुक का क्या हो जाएगा, कुकिंग, क्योंकि जिस टेंस के नाम में कंटिन्यूअस आ गया उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद हो गई है ना। अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं, नॉट। अगर कुक के आगे नॉट लगा होता और वाक्य को नेगेटिव बनाना होता तो क्या बन जाता, हैज नॉट बीन कुकिंग। समझ में आ रहा है। और इंट्रोगेटिव बनाना होता तो हैज कहाँ जाता, आगे, बीन सब्जेक्ट के बाद में ही रहता, ये ध्यान रखें। इंट्रोगेटिव में केवल हैज है आगे आता है, बीन हमेशा सब्जेक्ट के बाद में रहता है। रानी टू हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। अब सिंस हिज चाइल्डहुड बताया हुआ है ना, स्टेज ऑफ लाइफ, उसके आगे क्या आता है, सिंस, तो क्या आ जाएगा, रानी हैज बीन टीचिंग टू हिम। नेगेटिव बनाना होता तो हैज नॉट बीन हो जाता। राजू खास जगह स्टोरी सिंस मॉर्निंग। अब सिंस मॉर्निंग आ गया, देखो सिंस प्लस टाइम, बट ही हैज नॉट फिनिश्ड येट। अब सिंपल सा वाक्य अपन समझते हैं, अगर सोचते हैं तो आपको लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली चीज है वो क्या है, इसके बाद में एक और वाक्य दिया हुआ है, बट ही हैज नॉट फिनिश्ड येट। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर सिंस प्लस टाइम वाला वाक्य है कोई और उसके बाद में, जैसे ये बाद में वाक्य है ना, उसके बाद में अगर कोई प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो वो सिंस वाला वाक्य किससे बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर सिंस प्लस टाइम वाले वाक्य के बाद अगर कोई वाक्य पास्ट टेंस का है
अगर ये किसका होता, पास्ट का, तो ये किससे बनता फिर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। चीज समझ में आई आपको, आ गई होगी। नेक्स्ट वाक्य अगर प्रेजेंट टेंस का है तो सिंस प्लस टाइम वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और नेक्स्ट वाक्य अगर पास्ट का है तो ये किससे बन जाता, सिंस प्लस टाइम वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। लेकिन अभी अपन बना रहे हैं ये प्रेजेंट का होने के कारण प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। राजू सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, हैज बीन, और राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग। समझ में आ गया। You my waste my time since 9 o'clock, अब since 9 o'clock आ गया। You may go now, ये प्रेजेंट का ये मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि प्रेजेंट समय को दर्शाती है। तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनेगा। तो यू के साथ हेल्प वर्ब कौन सी आएगी, हैव बीन, और वेस्ट का क्या हो जाएगा, वेस्टिंग। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ध्यान से देखिए, बस 4 एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। अब इन 2 एग्जाम्पल को समझिए, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, मदर स्लिप सिंस यू वेंट टू ऑफिस। अब वाक्य के अंदर सिंस आया हुआ है, लेकिन सिंस के बाद में कोई टाइम नहीं है, ये ध्यान रखें। समझ में आ रहा है। लेकिन देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो यह है, ये जो नेक्स्ट वाक्य है सिंस के बाद वाला, ये एक प्रकार से एक टाइम की भूमिका निभा रहा है। किसकी भूमिका निभा रहा है, टाइम। देखिए, यू वेंट टू ऑफिस, जब से तुम ऑफिस गए हो, तुम्हारी माँ क्या कर रही है, सो रही है। तो समय से, कब से, तुम ऑफिस गए हो तब से। तो आप लोगों को मैंने शुरू में समझाया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ से शुरू होता है, भूतकाल से, वर्तमान में चलता है, और भविष्य काल में, निकट भविष्य काल में भी वो क्या रहता है, चलता रहता है। तो यहाँ पर सिंस के बाद ये जो वाक्य है वो किसकी भूमिका निभा रहा है, समय की। तो आपको 2 चीज यहाँ पर सीखनी है। अगर वाक्य के बीच में सिंस हो, समझते रहना, अगर आपको समझ में नहीं आए तो लिख लेना। अगर वाक्य के बीच में सिंस हो और सिंस के बाद में टाइम ना हो, क्या ना हो, टाइम ना हो करके कोई सेंटेंस हो, तो वो सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। किसका होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको मालूम है हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। और सिंस के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनेगा। समझ में आया। सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट और सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मदर के लिए हेल्प वर्ब क्या आ जाएगी, हैज बीन, और स्लिप का क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट हुआ कि वैसा का वैसा। सिंस के बाद में क्या दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का। अब मान लो यहाँ पर टुक नहीं होता और आपको कोष्टक में टेक दे देते तो आप क्या बना देता, इसका टुक बना देते, क्योंकि सिंस के बाद में समय नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा सेंटेंस बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, और इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी, हैव बीन, और सिंग का क्या हो जाएगा, सिंगिंग। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इस टेंस की फिल इन द ब्लैंक्स करनी आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर अपन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर अपन 2 एग्जांपल करने वाले हैं। इन 2 एग्जांपल को देखकर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस टेंस का ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कैसे होता है। देखिए एग्जांपल्स आप लोग खुद करिए, ठीक है ना। बुक्स बहुत सारी आती है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। आप लोग अपने मन से एग्जांपल बनाइए। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर एक एग्जांपल को समझ लिया तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन एक जैसा ही होता है। चीजें बदलती है लेकिन वाक्य उसी प्रकार से बनते हैं। जैसे मेरे पिताजी जासूसी कहानियां अनेक वर्षों से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, डूअर कौन है, देखिए यहाँ पर डूअर है मेरे पिताजी, तो माई फादर। अब डूअर के बाद में वैसा हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के आएगी, हैज बीन।
फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि आप लोगों को पता है जिस टेंस के नाम में कंटिन्यूअस हो उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो क्या हो जाएगा राइटिंग माय फादर हैज बीन राइटिंग। अब क्या लिख रहे हैं, जासूसी कहानियां, इसको बोलते हैं डिटेक्टिव स्टोरीज, डिटेक्टिव स्टोरीज और अनेक वर्षों से। अब ये क्या पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है? मेरे हिसाब से ये पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि है, तो समय की अवधि के लिए क्या आ गया फॉर, अब अनेक वर्षों मैनी ईयर्स। कोई समस्या नहीं होगी, सिंपल है, अपने दिमाग में फॉर्मेशन को बैठा के रखो, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर सेंस प्लस सेंस या फॉर प्लस टाइम। अगर दो वर्ब है तो दूसरी वर्ब को टू से जोड़ दो, और दो ऑब्जेक्ट है तो पहले सजीव को लिख दो और फिर निर्जीव को, और भी कुछ चीजें उसको लिख दो, बन गया। अब मान लीजिए इसको नेगेटिव बनाना होता, मेरे पिताजी जासूसी कहानियां अनेक वर्षों से नहीं लिख रहे हैं, तो क्या लग जाता, इस हैज के बाद में क्या लग जाता नॉट। कभी भी ये गलती नहीं करें, हैज बीन नॉट कभी भी नहीं, क्योंकि जब हैज बीन वर्ब के दो एक शब्द भाग हो, हैज बीन शैल हैव बीन, तो हमेशा नॉट जो है वो पहले भाग के बाद में ही लग जाता है, हैज नॉट बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में पढ़ेंगे तो शैल नॉट हैव बीन, समझ आ रहा है। इंट्रोगेटिव होता तो क्या बनता, क्या मेरे पिताजी जासूसी कहानियां अनेक वर्षों से लिख रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव में हैज आगे आ जाता है, हैव बीन पूरा आगे नहीं आता, हैज माय फादर, हैज के बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में चल जाता बी, फिर राइटिंग डिटेक्टिव स्टोरीज फॉर मैनी इयर्स क्वेश्चन मार्क। और यही अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो हैज माय फादर उससे बाद क्या जाता नॉट, और फिर आता बी, क्या मेरे पिताजी अनेक वर्षों से जासूसी कहानियां नहीं लिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। देखिए अपने मन से आप कोई भी छोटा सा वाक्य बनाइए जिसमें समय से रहा है रही है लिखा हो, तभी तो बनेगा ना, वो समय से होगा रहा है रही है, तभी तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। और उसको बढ़ाइए, आपसे मेरी गारंटी बन जाएगा। आप छोटे वाक्य से शुरू करिए, धीरे धीरे बड़े वाक्य या बड़े वाक्य की ओर बढ़िए। अगर आप यदि किसी तरह को शुरुआत से ही सीख रहे हैं तो मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूं। देखिए तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, डूअर क्या है, मैं यानी आई के साथ इस टेंस में हैव वर्ब लगेगी, क्योंकि सबसे पहले क्या करते हैं वर्ब में हैव वर्ब हैव बीन, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंतजार कर रहा है, वेटिंग फॉर हिम, उसका और हिम। सुबह से, अब सुबह के लिए क्या आएगा, सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग बताया था आपको, सिंस फॉर समझ में आ गया होगा पूरा। अब नेगेटिव बनाना होता, मैं सुबह से उसका इंतजार नहीं कर रहा हूं, तो क्या होता, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन। तो आपको नॉट लगाना आ गया ना, क्या लगाते हैं, इतनी देर से बता रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वापस देखिए। इंट्रोगेटिव बनाना होता है, क्या मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूं, तो रेगुलर में हैव आगे आ जाता, आई बड़ा, बी वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो यहां क्या जाता नॉट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यहां क्या जाता नॉट। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोगों को यह भी पता होगा कि जब आई यानी मैं, केवल आई को जब लिखते हैं, आई यानी मैं के अर्थ में, अब वो वाक्य के किसी भी स्थान पर हो, चाहे शुरू में हो चाहे बीच में हो, वो हमेशा कैपिटल लेटर ही होता है। इस चीज को ध्यान में रखें। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये मेरा पढ़ाया हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल बहुत कम कराए हैं, लेकिन मुझे गारंटी है कि आप लोगों ने दो एग्जांपल को समझा है तो आप अपने मन से कोई भी वाक्य को बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। आप फॉर्मेशन को ध्यान में रखिए, पहले सब्जेक्ट आती है, फिर वर्ब आती है, वर्ब में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, जो टेंस के हिसाब से होती है। आप लोगों को दोनों चीजें याद होगी और याद हो रही होगी। मेन वर्ब मैंने आप लोगों को याद दिला के रखी है, 12 की 12 टेंस होगी। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के
सीधे हो तो वो भी उनको इंग्लिश में लिखना है। अगर किसी वाक्य में दो वर्ब हैं तो मेन वर्ब को टेंस के हिसाब से लिखना, दूसरी वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है जिसको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखा जाता है। अगर किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट सजीव होगा और एक निर्जीव, जिसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों कहा जाता है। तो सजीव को पहले लिख दीजिए और निर्जीव को बाद में। और अगर उसमें सिंस और फॉर का और भी आ रहा है तो वाक्य के अंत में सिंस या फॉर का स्टाइल लिख दीजिए, वाक्य बहुत आसानी से बनेगा। आपसे कोई वाक्य नहीं बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर में जिसमें अपन पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप लोगों को ये टेंस समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने डाउट्स कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, घंटी वाले बटन को भी जरूर दबाइए। आप लोगों को मैंने बताया है कि अपने इस इंग्लिश विद जैन सर के यूट्यूब चैनल के अलावा भी टेलीग्राम ऐप पर अपना चैनल है इसी नाम से, इंग्लिश विद जैन सर। आप अगर टेलीग्राम यूज करते हैं तो मेरे उस टेलीग्राम चैनल को भी क्या करिए, ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर मैं समय समय पर हर वीडियो लेक्चर्स के बाद में उस वीडियो लेक्चर से संबंधित क्विज डालता रहता हूँ। वहां पर ग्रामर के क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। अगर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और भी ज्यादा क्या होगी, सुगमता होगी ग्रामर को करने में। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।